सभापति महोदय, आपका आभारी हूं कि आपने फाइनेंस बिल पे मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। एक मिनट मानवर नीरज जी के भाषण तक अगर आप सबकी सहमति हो तो सदन की कार्रवाई बढ़ा देते हैं। जी है, सहमति है। धन्यवाद सभापति महोदय, आपकी कृपा हमारे ऊपर हुई। मानवर, जिस तरह से आज मध्य एशिया का माहौल है, मैं तो आपके माध्यम से पूरी दुनिया से अपील करना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पे चल के शांति का रास्ता अख्तियार करके ही दुनिया में अमन चैन कायम होगा। और यहां से भी एक संदेश जाना चाहिए कि हम सब लोग भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पे चल के शांति की तरफ बढ़ेंगे। मान्यवर, फाइनेंस बिल और बजट को पढ़ने के बाद मुझे ये दो लाइनें कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि विकास का ढोल यूं हर तरफ बजाया गया मगर फायदा सिर्फ चंद लोगों तक पहुंचाया गया। मान्यवर, सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन दिखाई ऐसे पड़ता है कि हम तो आंवला से चुन के आए हैं। पौने 2 साल के कार्यकाल में विकास तो कभी आंवला की तरफ आया ही नहीं। क्या बात। मान्यवर, बजट का जो आकार ताली बजाने की क्या जरूरत है? इस बार का जो विकास नहीं आया, आप खुश हो रहे हैं? जे मान्यवर, बजट का आकार बहुत बड़ा बनाया गया, लेकिन जो जन कल्याण की बातें हैं उनकी गुंजाइश उसमें बहुत कम दिखाई पड़ रही है बजट में। मान्यवर, अच्छी बात। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए यूनियन फाइनेंस बिल में सरकार ने 44 लाख करोड़ से अधिक राजस्व संग्रह का अनुमान रखा है, जो पिछले वर्ष से 10% का अधिक है। लेकिन दूसरी ओर सरकार का कुल कर्ज अभी भी जीडीपी के करीब 55% पर बना हुआ है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि ब्याज भुगतान की कुल खर्च का लगभग 26% और कुल राजस्व का 40% ब्याज खा जा रहा है। यानी बजट का बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज को चुकाने में चला जा रहा है और इसलिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए बहुत कम गुंजाइश है। इसको ठीक करने की जरूरत है। मान्यवर, कारपोरेट टैक्स के बारे में यह कहा जाता है कि सबसे ज्यादा आता है, लेकिन जो आंकड़े हैं 2019 में सरकार ने कारपोरेट टैक्स से 30% से घटकर 22% कर दिया है, जिससे बड़ी कंपनियों को हर साल 1.5 लाख करोड़ की राहत मिली है। दूसरी ओर सरकार ने पूंजीगत खर्च बढ़ाया है, लेकिन ये पैसा कारपोरेट से नहीं बल्कि मध्यम और गरीब वर्ग की जनता से आया है और इसीलिए हमारे यहाँ निवेश भी नहीं हो रहा है। आज इनकम टैक्स और जीएसटी मिलकर सरकार की कुल आय का लगभग 65% हिस्सा देते हैं, जबकि कारपोरेट का जो योगदान है वो 28% का है। आगे डायरेक्ट टैक्स में कारपोरेट टैक्स का जो योगदान है वो 2015 में 62% था, जो घट के अब 44% रह गया है, जबकि इनकम टैक्स का योगदान पहली बार कारपोरेट टैक्स से अधिक हो गया है। मान्यवर, हमारे यहाँ जो मजदूरी है, अभी जब मनरेगा को ये लोग खत्म कर रहे थे उस पर भी लोगों ने बात उठाई कि मजदूरी दर को बढ़ाया जाए। अगर मजदूरी दर नहीं बढ़ेगी तो गांव का गरीब आदमी कैसे तरक्की करेगा? सरकार के 10 साल बाद भी रोजगार और आय पैदा करने वाले निवेश में कोई वास्तविक बढ़ोतरी नहीं हुई। यानी केंद्र भारत का सकल स्थिर जो पूंजी निर्माण है पिछले 10 वर्षों में जीडीपी के लगभग 32-33% पर ठहरा हुआ है। घरेलू बचत की तुलना में घरेलू कर्ज तेजी से बढ़ रहा है। मान्यवर, भारतीय परिवार अब कोविड से पहले की तुलना में हर वर्ष कहीं अधिक कर्ज के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार 2019 से 2025 के बीच घरेलू कर्ज दोगुना हो गया है, जबकि घरेलू संपत्तियों में केवल लगभग 50% की वृद्धि हुई है, जो चिंताजनक है। मान्यवर, अब लोग
घर या निवेश के लिए नहीं बल्कि रोजमर्रा के जो खर्च हैं उसके लिए ऋण ले रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए ले रहे हैं, शिक्षा के लिए ले रहे हैं। ये बहुत ही, और पिछले 2014 से पर्सनल लोन बहुत बढ़े हैं। मान्यवर, भारत में अब जो इक्विटी का निवेश है, इक्विटी में जो लोग निवेश कर रहे हैं, ये भी अनिश्चितता है बाजार में। कुछ घरेलू जो वित्तीय संपत्तियों में, इक्विटी में, एमसीएक्स पे जो निवेश की हिस्सेदारी है वो 2019 से 2025 के बीच में बहुत बड़ी है। लेकिन इसके साथ ही बड़ी संख्या में मध्यम वर्गीय परिवारों की बचत वैश्विक युद्धों के कारण बाजार की जो अनिश्चितता है, उससे अनिश्चितता के प्रति जो अधिक संवेदनशीलता आई है, इससे क्या है कि बड़ा ही लोगों को नुकसान हो रहा है। मैं माननीय मंत्री से चाहूंगा कि इस पे कुछ कंट्रोल किया जाए कि एक एक दिन में चांदी 1 लाख रुपए गिर रही है, शेयर बाजार धड़ाम हुआ जा रहा है। कृपया समाप्त पैसा करें। डूब गया उनका, वो मान्यवर समाप्त करें। मान्यवर जिनका अभी पैसा डूब गया उनका वापस दिलाए। जो जल जीवन मिशन, जिसपे बजट 67,000 करोड़ से घटाकर 35,000 करोड़ कर दिया गया, यह इतनी महत्वाकांक्षी योजना थी, इसमें तो बजट बढ़ाने की आवश्यकता थी क्योंकि अभी ये योजना पूरी नहीं हुई है जमीन पे, लेकिन ये कम किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, जो शहरी आवास योजना है, उसमें पैसा ही नहीं खर्च हो पाया। मान्यवर, एक आध पॉइंट हमारे क्षेत्र के हैं, मैं आपसे आपके माध्यम से मांग करके अपनी बात समाप्त करूंगा। मान्यवर, जो कृषि और ग्रामीण विकास है, उसमें भी पिछले साल 60,000 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं कर पाई सरकार। अब क्षेत्र की बात कर लें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह से पूरे देश में 543 क्षेत्र हैं, तो एक विकास का ढांचा कुछ ऐसा बने कि सबके यहाँ पे योजनाएं आए। मैं आंवला से चुन के आता हूं, मैंने पहले भी यहाँ बात रखी है कि हमारे यहाँ पे मेडिकल की कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं है, और बरेली जो है वो उत्तर प्रदेश, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसका एक बहुत बड़ा सेंटर है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी एम्स के लिए बजट की व्यवस्था कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ जो युवा खिलाड़ी हैं उनके लिए एक स्टेडियम अगर बनवाया जाए। हमारे बरेली से अभी दो बच्चे श्रीलंका में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने गए हैं, पैरा क्रिकेट में। तो मैं चाहूंगा वहां एक, मान्यवर 2 पॉइंट रह गए, मान्यवर थोड़ी कृपा कर दीजिए। मान्यवर, वहां पे एक अच्छा स्टेडियम बनाया जाए, युवाओं के रोजगार के लिए स्थानीय स्तर पे उद्योग फैक्ट्रियां लगाने का कार्य किया जाए, और अंत में मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि जो शिक्षा और रोजगार बढ़ाने की व्यवस्था स्थानीय स्तर पे की जाए, तभी सही मायने में विकास होगा, और तभी सही मायने में इस बजट का आप न बोलें। और मान्यवर, धन्यवाद। हम लोगों ने पहले भी यहाँ बात रखी, माननीय अनुराग ठाकुर साहब बैठे हैं, उन्होंने भी बात रखी थी कि एमपी लैंड को कुछ या तो मनरेगा में जोड़ा जाए या एमपी लैंड को बढ़ाया जाए, और अगर नहीं सरकार बढ़ाना चाहे इसको खत्म कर दिया जाए। इतना लोड हम लोगों के ऊपर है, जहां जाते हैं इतनी एप्लीकेशन आती है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मान्यवर, मैं आपसे यही सब मांग करते हुए मैं आपका आभारी हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।